अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलाश फिज़िक्स एकेडमी। तो बच्चों, आज की ये जो वीडियो होने वाली है इसमें हम लोग फ़र्स्ट ईयर फ़िज़िक्स के एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करेंगे। और एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस में हम लोग आज सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे यूनिट 6 यानी कि फ्लूइड स्टैटिक्स के एमसीक्यूज़ की। तो वही 10 एमसीक्यूज़ हैं। स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अ कम्प्लीटली सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट ऑलवेज डिस्प्लेसेस इट्स ओन। अब थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये सेंटेंस ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे वो कह रहे हैं कम्प्लीटली सबमर्ज्ड है, यानी कि जो भी हमारे पास सब्सटेंस है वो कम्प्लीटली सबमर्ज्ड है। ठीक है, तो वो क्या डिस्प्लेस करेगा। देखिए, तो ये बड़ी आसान सी बात है। अगर मिसाल के तौर पे हमारे पास एक वो है ग्रेजुएटेड सिलेंडर है जिसके अंदर लेट से हमने जो है वो ऑलरेडी एक लिक्विड को फिल किया हुआ है। ठीक है, और अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इस लिक्विड के अंदर किसी ऑब्जेक्ट को जो है वो कम्प्लीटली सबमर्ज कर देता हूँ, अंदर की तरफ चला जाता है ये ऑब्जेक्ट। तो नतीजे में क्या होगा, आप देखेंगे कि ये जो ग्रेजुएटेड सिलेंडर है इसमें जो वाटर का लेवल है वो ऊपर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, अगर मैंने इसको इसमें इंसर्ट कर दिया और ये कम्प्लीटली सबमर्ज हो चुका है, तो एक्चुअली ये जो फ़र्क आएगा ना दोनों के वॉल्यूम्स के दरमियान का, हाइट के दरमियान का, वो जो चेंज ऑफ वॉल्यूम होता है वो एक्चुअली बराबर होता है इस चीज़ के अपने वॉल्यूम के। तो हुआ क्या, जब किसी ऑब्जेक्ट को मैंने कम्प्लीटली सबमर्ज कर दिया किसी लिक्विड में, तो उसने डिस्प्लेस किया पानी को, उसने उस पानी को डिस्प्लेस कर दिया, अपनी जगह से हटा दिया। कितना? जितना कि उसका अपना वॉल्यूम था। दैट्स वाई जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे वो होगा वॉल्यूम ऑफ अ फ्लूइड। ठीक है, तो जितना उसका वॉल्यूम होता है उतना ही वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड को वो डिस्प्लेस करता है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2, द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द ग्राउंड बाय अ मैन इज़ ग्रेटेस्ट व्हेन। जो प्रेशर एक्सर्ट होता है ग्राउंड के ऊपर किसी शख्स के ज़रिए, वो कब ग्रेटेस्ट होता है? ही स्टैंड्स विद बोथ फीट फ्लैट ऑन द ग्राउंड। उसके दोनों जो फीट हैं वो फ्लैट हैं, सीधे सीधे पैर उसने ज़मीन के ऊपर रखे हुए हैं। ही स्टैंड्स ऑन द टोज़ ऑफ 1 फुट। ठीक है, वो एक पैर के टो के ऊपर खड़ा हुआ है। और बी के अंदर कह रहे हैं यहाँ पे ही स्टैंड्स फ्लैट ऑन 1 फुट। यहाँ पे कह रहे हैं 2 फुट पे खड़ा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 फुट पर है, एक पैर पर है। यहाँ पे लिखा हुआ है एक पैर के अंगूठे पर है, टो पर है, या फिर वो सीधा सीधा ज़मीन के ऊपर लेट जाता है। तो प्रेशर कब एग्जर्ट होगा सबसे ज़्यादा? अब यहाँ पर जो सवाल का जवाब है वो छुपा है प्रेशर की डेफिनेशन में। प्रेशर की डेफिनेशन होती है फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया। जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो पर यूनिट एरिया कितनी है। इट मीन्स हमें ये बात समझ में आई कि जब एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा, सबसे कम एरिया। देखो, पहले वाले केस के अंदर दोनों पैर जो है वो एकदम फ्लैट उसने ज़मीन के ऊपर रखे हुए हैं। ठीक है, बिल्कुल फ्लैट दोनों पैर जो है वो उसने रखे हुए हैं। तो एरिया जो सारा का सारा उसका वेट होगा जो कि डाउनवर्ड एक्ट करता है, वो इतने एरिया के अंदर एक्ट कर रहा होगा। अच्छा, अगर वो 1 फुट के ऊपर है तब भी आप याद रखें कि उसका जो सारा का सारा वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है वो इतने एरिया पे कर रहा है। लेकिन जब वो एक टो के ऊपर होगा तो बेसिकली आप ये देखेंगे कि उसका सारा का सारा वज़न जो है वो इतने से एरिया के ऊपर आएगा। और जब वो ग्राउंड पे फ्लैट लेट जाता है तो जाहिर सी बात है कि लंबा एरिया ऑक्यूपाई होगा। सवाल ये था कि कब प्रेशर ग्रेटेस्ट होगा, तो एरिया सबसे कम जो है वो इस केस के अंदर है। इसका मतलब ये हुआ कि ही स्टैंड्स ऑन द टोज़ ऑफ 1 फुट, तब होगा प्रेशर ग्रेटेस्ट। इन अ स्टेशनरी होमोजेनस लिक्विड, एक लिक्विड है जो कि होमोजीनस है, बिल्कुल परफेक्टली मिक्सअप हुआ हुआ है, उसके अंदर कुछ भी दो अलग अलग सब्सटेंसेस नहीं है और वो स्टेशनरी है। तो प्रेशर इज़ द सेम एट ऑल पॉइंट, सारे के सारे पॉइंट्स के ऊपर प्रेशर सेम रहेगा। प्रेशर डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन, डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन द अपर सरफेस ऑफ द लिक्विड। उस सरफेस के ऊपर की तरफ जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसके इंडिपेंडेंट होता है। या प्रेशर इज सेम एट ऑल पॉइंट्स एट द सेम लेवल। करेक्ट आंसर ये है कि प्रेशर जो है वो सेम होता है एट ऑल पॉइंट्स एट द सेम लेवल। अब होमोजीनियस लिक्विड के लिए जो फार्मूला है प्रेशर ड्यू टू लिक्विड, वो फार्मूला हम क्या इस्तेमाल करते हैं, वो हम इस्तेमाल करते हैं P बराबर होता है रॉ जी एच के। यानी कि अच्छा, होमोजीनियस है तो डेंसिटी तो थ्रू आउट सेम रहेगी। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर कहीं पर भी कोई होमोजीनियस लिक्विड फिल हुआ है तो एक बात कंफर्म है, सब कुछ डिपेंड कर रहा होगा उसकी हाइट के ऊपर। यानी इस हाइट के ऊपर जो प्रेशर होगा वो सेम होगा। ठीक है, सारे के सारे पॉइंट्स का। इस हाइट के ऊपर हाइट डिफरेंट हो गई तो प्रेशर नीचे वाले से तो ज़्यादा हो गया, लेकिन आप ये बात याद रखिए कि इस पूरे लेवल के ऊपर प्रेशर सेम रहेगा, क्योंकि यहाँ पर मौजूद हर एक पार्टिकल की, यहाँ पे मौजूद हर एक पार्टिकल की जो हाइट है वो इक्वल है। ठीक है, तो प्रेशर भी इक्वल रहेगा।
तो इस वजह से मैंने करेक्ट यहाँ पे सेलेक्ट करा है, प्रेशर इज सेम एट ऑल पॉइंट्स एट द सेम लेवल। क्वेश्चन नंबर 4, वन पिस्टन इन अ हाइड्रोलिक लिफ्ट हैज़ एन एरिया दैट इज़ ट्वाइस द एरिया ऑफ द अदर। एक जो एरिया है पिस्टन का वो डबल है दूसरे के एरिया के। व्हेन द प्रेशर एट द स्मॉलर पिस्टन इज़ इंक्रीज बाय डेल्टा पी, अगर हम प्रेशर बढ़ा देते हैं स्मॉलर पिस्टन पे डेल्टा पी, तो बताइए लार्जर पिस्टन पर प्रेशर कितना बढ़ेगा। अब हमारे पास जो सवाल है इसको अगर मैं आपको विजुअलाइज़ करवाऊँ तो देखिए हाइड्रोलिक प्रेस की बात हो रही है और दो एरियाज़ हैं। जितना इस वाले पिस्टन का एरिया है दूसरे वाले पिस्टन का एरिया उसके मान लेते हैं कि ट्वाइस है, ठीक है ना, ये हो गया और ये हो गया। अगर इसका एरिया लेट से ए के बराबर है तो इसका एरिया ट्वाइस ऑफ ए के बराबर है और अंदर जो है वो एक लिक्विड फिल हुआ है। अब सवाल ये है कि अगर मैं यहाँ पर प्रेशर को चेंज कर देता हूँ डेल्टा पी, तो यहाँ पे प्रेशर में कितना फ़र्क आएगा। अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस ट्वाइस ऑफ एरिया वाली बात से, कहते हैं यार एरिया ट्वाइस है तो इसका मतलब प्रेशर भी या तो कुछ बच्चे बोल देते हैं कि डबल बढ़ेगा या कुछ बोलते हैं हाफ बढ़ेगा। पर याद रखिए अकॉर्डिंग टू पास्कल्स प्रिंसिपल प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट ऑफ द लिक्विड इक्वली ट्रांसमिट होता है हर डायरेक्शन में। तो इसका मतलब अगर यहाँ पर प्रेशर डेल्टा पी था तो यहाँ भी प्रेशर डेल्टा पी ट्रांसफ़र होगा और इन दी एंड यहाँ पे भी प्रेशर डेल्टा पी ही इंक्रीज़ होगा, चेंज होगा। तो वो हमने पढ़ा भी है पास्कल प्रिंसिपल के अंदर कि चेंज इन प्रेशर एट वन पॉइंट इज़ इक्वल टू द चेंज इन प्रेशर एवरीवेयर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, अगर आपने यहाँ पे प्रेशर बढ़ाया डेल्टा पी तो फिर बड़े वाले पिस्टन पे भी डेल्टा पी का ही फ़र्क आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, इन अ वैक्यूम एन ऑब्जेक्ट हैज़, वैक्यूम में यानी कि खला के अंदर ऑब्जेक्ट हैज़ नो बॉयंट फोर्स, उसके ऊपर कोई बॉयंट फोर्स नहीं होती, नो मास, उसका कोई मास नहीं होता, नो वेट, उसका कोई वेट नहीं होता है, नन ऑफ दीज। अब देखिए वैक्यूम से क्या मुराद है, वैक्यूम से मुराद ये है कि वहाँ पे कोई भी फ्लूइड मौजूद नहीं है। जैसे कि अभी फ़िलहाल हम लोग एयर के अंदर हैं तो एयर की तो बॉयंट फोर्स अप्लाई होती है, लेकिन जब आप वैक्यूम के अंदर होते हैं तो कोई भी बॉयंट फोर्स जो है वो एक्ट नहीं करती उस ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो करेक्ट आंसर नो बॉयंट फोर्स का होगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ ऑब्जेक्ट हैज़ नो मास, ऐसी क्या बात हो गई, क्या वैक्यूम में जाने से मास खत्म हो जाता है? नहीं, मास तो रहता है, तो नो मास वाली बात गलत हो गई। अच्छा जी, वैल्यू ऑफ जी भी होती है, जाहिर सी बात है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी पाया जाता है वैक्यूम में। तो जाहिर सी बात है जब सैटेलाइट रिवॉल्व करती है अराउंड अर्थ तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो बैलेंस हो जाती है ग्रेविटेशनल फोर्स से। उस केस के अंदर वेटलेसनेस होती है, लेकिन याद रखिए वैक्यूम के अंदर वेट तो होता है। अगर आप वैक्यूम चैम्बर के अंदर है तो वेट तो अपनी जगह पर काम करेगा, ठीक है। तो नन ऑफ दीज तो वैसे ही गलत हो गया, करेक्ट आंसर है नो बॉयंट फोर्स। क्वेश्चन नंबर 6, द प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द पॉन्ड, किसी पॉन्ड के, किसी तालाब के बॉटम के ऊपर जो प्रेशर है डज़ नॉट डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड नहीं करता, वाटर की डेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता, डेप्थ ऑफ द पॉन्ड पे डिपेंड नहीं करता, सरफेस एरिया ऑफ द पॉन्ड पे डिपेंड नहीं करता, या नन ऑफ दीज। अब बात यह कि प्रेशर इन अ लिक्विड डिपेंड करता किस पर है, वो डिपेंड करता है, ये रहा फार्मूला, वो डिपेंड करता है रॉ के ऊपर, ठीक है, वो डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ जी पे, वो डिपेंड करता है एच पर। अब पहला जो ऑप्शन है वो है वाटर डेंसिटी, तो वाटर डेंसिटी पे तो डिपेंड करता है, डेप्थ ऑफ द पॉन्ड पे भी डिपेंड करता है, सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड के ऊपर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि हमारे उस फार्मूले के अंदर सरफेस एरिया का कोई जिक्र ही नहीं हो रहा। तो जाहिर सी बात है प्रेशर सरफेस एरिया ऑफ द पॉन्ड पर डिपेंड नहीं करता। पॉन्ड कितना गहरा है उसके ऊपर ज़रूर डिपेंड करेगा, और पॉन्ड के अंदर पानी कितना सॉल्टी है या कितना फ्रेश है उस पर डिपेंड करता है जस्ट। क्वेश्चन नंबर 7, अ रॉक सस्पेंडेड बाय अ वेइंग स्केल वेज 5 न्यूटन आउट ऑफ वाटर, पानी से बाहर है जब कोई भी एक रॉक, चट्टान का पत्थर वगैरह समझ लो, तो वो 5 न्यूटन का जो है वेइंग स्केल पे शो कर रहा है, यानी कि उसका वज़न है, और 3 न्यूटन जब वो सबमर्ज हो जाता है पानी में, जब उसको पानी में डाल देते हैं तो उस वक्त उसका जो वेट है वो हो जाता है 3 न्यूटन के बराबर। तो बताइए बॉयंट फोर्स ऑन द रॉक कितनी होगी। अब यहाँ पर एक सिंपल सी बात ये है, समझाते हैं क्वेश्चन नंबर 7, कि जो बॉयंट फोर्स है वो हम कैसे मालूम कर सकते हैं। बॉयंट फोर्स मालूम करने का बड़ा सिंपल सा तरीक़ेकार ये है कि उसका जो एक्चुअल वेट है उसमें से आप माइनस कर दें जो वेट है उस फ्लूइड के अंदर, ठीक है, वेट इन अ फ्लूइड, ठीक है जी। तो अभी क्या हो गया, बॉयंट फोर्स हमें कैलकुलेट करनी है, एक्चुअल वेट कितना है, एक्चुअल वेट बराबर है 5 न्यूटन के
और सबमर्ज किया तो 3 न्यूटन आ गया। तो 5 न्यूटन माइनस 3 न्यूटन, इसका मतलब जो बॉयंट फोर्स उसके ऊपर एक्ट कर रही होगी वो 2 न्यूटन के बराबर कर रही होगी, जिसको हम F से शो कर देते हैं। ठीक है ना, जाहिर सी बात है कि लॉस ऑफ वेट क्यों होता है, लॉस ऑफ वेट इस वजह से होता है जब हमने उसको डिप करा हुआ है किसी भी लिक्विड के अंदर, तो जो भी ऑब्जेक्ट है वेट उसे डाउनवर्ड ले जाना चाहता है, तो कुछ जो है वो फोर्स यहाँ से माइनस हो जाती है ड्यू टू बुयंट फोर्स, और जो इन दोनों का डिफरेंस होता है वो यहाँ पर आपको नज़र आ गया कि वो 2 न्यूटन के बराबर है। इसका मतलब 2 न्यूटन करेक्ट आंसर होना चाहिए, जो कि यहाँ पर है नहीं, तो मैं इस ऑप्शन को 2 न्यूटन करके टिक कर देता हूँ। ठीक है जी, ये 2 न्यूटन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, एन ऑब्जेक्ट कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन अ फ्लूइड, एक ऑब्जेक्ट मुकम्मल तौर पे पानी के अंदर सबमर्ज हुआ है, डिस्प्लेस करता है ओन वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड। दिस इज एक्चुअली ये ना इसको डेरिवेट किया गया है, ड्राइव किया गया है यूजिंग आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ये बात आर्किमिडीज प्रिंसिपल से ही ड्राइव की गई है कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट को कंप्लीटली सबमर्ज कर देते हैं फ्लूइड के अंदर, तो वो अपने वॉल्यूम के बराबर का फ्लूइड जो है वो डिस्प्लेस करता है। तो एग्जैक्टली देखा जाए तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो है वो तो बताता है बॉयंट फोर्स के बारे में, लेकिन जब हम उसमें देखते हैं कि कंप्लीटली सबमर्ज ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल यही बात कहता है, डिस्प्लेसेस इट्स ओन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। क्वेश्चन नंबर 9, सॉल्ट वाटर हैज़ ग्रेटर डेंसिटी देन फ्रेश वाटर। ठीक है, जब हम सॉल्ट मिला देते हैं पानी में तो उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है एज़ कम्पेयर टू फ्रेश वाटर। अ बोट फ्लोट्स इन बोथ फ्रेश वाटर एंड सॉल्ट वाटर। ठीक है, फ्रेश वाटर में भी तैर रही है कश्ती और सॉल्ट वाटर में भी तैर रही है। द बोयन फोर्स ऑन द बोट इन सॉल्ट वाटर इज, तो जो बोयन फोर्स होती है सॉल्ट वाटर में वो क्या होगी फ्रेश वाटर के लिहाज से, ज़्यादा, कम या सेम। तो बोयन फोर्स का फॉर्मूला देखो, उससे आपको बात क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9, एक्चुअली जो फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं एफ़ का, वो क्या होता है, वो होता है रॉ जी वी। वो डिपेंड करता है वॉल्यूम पर, जी पर और डेंसिटी पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए वो ये है कि वो डेंसिटी पर डिपेंड करता है। अब सॉल्ट वाटर की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है, सॉल्ट वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर की डेंसिटी कम है, तो डेंसिटी ज़्यादा होने का मतलब क्या हो गया, बोयन फोर्स ज़्यादा हो जाएगी। इसी वजह से हम करेक्ट करते हैं, द बोयन फोर्स ऑन द बोट इन द सॉल्ट वाटर इज़ लार्जर देन दैट इन फ्रेश वाटर। क्वेश्चन नंबर 10, you fill a tall glass with ice and then add water to the level of the glass's rim। ठीक है, पहले हमने बर्फ़ डाली, बर्फ़ में के बाद जो है वो उस गिलास के अंदर पानी डाल दिया इतना कि गिलास के रिम तक आ गए। सो सम फ्रैक्शन ऑफ द आइस फ्लोट्स अबव द रिम, तो कुछ फ्रैक्शन दो था आइस का हिस्सा वो बाहर की तरफ था रिम से। व्हेन द आइस मेल्ट्स व्हाट हैपन्स टू द लेवल वाटर लेवल, क्या होगा जब आइस जो है वो मेल्ट हो जाएगी तो पानी के लेवल के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो पहले बात को समझाते हैं। इस तरीके का मामला है कि गिलास में लेट से हमने पानी को बिल्कुल रिम तक भरा हुआ है, यहाँ तक ना हमने वाटर को फिल करा हुआ है, और जो आइस क्यूब्स डाली हुई थी उनका कुछ फ्रैक्शन जो है वो बाहर की तरफ नज़र आ रहा है, कुछ फ्रैक्शन जो है वो अंदर की तरफ नज़र आ रहा है, कुछ आइस बाहर की तरफ है, कुछ आइस अंदर की तरफ है, इस तरीके से। तो बताइए कि जब ये मेल्ट हो जाएगी, इसको हीट मिलेगी, ये मेल्ट डाउन हो जाएगी, तो जो पानी का लेवल है उसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो देखिए वाटर का जो लेवल है वो रिम के ऊपर ही रहेगा। ठीक है, क्यों रहेगा, क्योंकि आप एक बात याद रखिए कि जो आइस की डेंसिटी है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वाटर। ठीक है, तो यानी कि जब आइस वाटर के अंदर कन्वर्ट होगा तो यकीनन जो उसका वॉल्यूम है वो कुछ ना कुछ कम हो जाएगा। जब वॉल्यूम कम हो जाएगा तो ये जो ऊपर वाली आइस है इससे आप ये नहीं परेशान हो कि वो तो फिर पानी बाहर की तरफ आएगा, पानी बाहर की तरफ नहीं आएगा, क्योंकि जब आइस कन्वर्ट होती है वाटर में तो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। ठीक है ना, मतलब सॉरी, उसका जो वॉल्यूम है वो एक्चुअली कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बर्फ़ जो है वो ज़्यादा जगह घेरती है, जब पानी बर्फ़ बनता है तो वो एक्सपेंड हो जाता है थोड़ा सा ना, तो वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है। वॉल्यूम कम होने की वजह से जब आइस वाटर के अंदर कन्वर्ट होगी तो वही जो वाटर है वो यहाँ तक कम्प्लीटली भरा रहेगा। फिर आप ये सोच रहे हो कि नहीं कुछ तो एरिया बाहर है, नहीं, बल्कि अगर ये अंदर की तरफ भी है थोड़ी सी बर्फ़ तो वहाँ पे भी तो जगह ऑक्यूपाई कर रही है। तो नतीजे में इन दी एंड आप देखेंगे कि जो पानी होगा वो रिम से ओवरफ्लो नहीं करेगा, नीचे नहीं होगा, बल्कि रिम तक ही रहेगा। ठीक है जी, तो ये थे हमारे पास 10 MCQs फ्रॉम चैप्टर नंबर 6 यानी कि फ्लूइड स्टैटिक्स। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप इन कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।